ऑब्जेक्टिव पोर्शन स्टूडेंट्स क्लियर करने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर सॉलिड्स, गिव जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि सॉलिड्स की जो डेफिनेशन है वो पर्टिकुलरली आपने डिफाइन कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जितने हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया सॉलिड्स की, यानी कि हमने डिस्कस किया ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स को, हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म को, एलोट्रॉपी को, आइसोमॉर्फिज्म को, यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये तमाम आपने प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना है। सिमेट्री हो गई स्टूडेंट्स, उसके अलावा आपने क्या करना है, इनकी एग्जांपल्स लिख लेनी है कि 2 एग्जांपल्स पर प्रॉपर्टी इनफ होगी। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टीज मेंशन कर देनी है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो डिफरेंस डिस्कस किया था चैप्टर के बिल्कुल आपने सॉलिड्स के स्टार्ट में, यानी कि हमने प्रॉपर्टीज से पहले डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन दैट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स हम उसको थॉरली डिस्कस कर रहे होंगे, थॉरली स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे होंगे। और साथ में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि उन्हीं पॉइंट्स को आपने मेंशन कर देना है विद एग्जांपल्स। अब चलते हैं आगे स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5A है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। तो स्टूडेंट्स ये भी वही है कि आपने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो उनको आपने लिख देना है, आपके पास जो मेंशनड है आपने क्या करना है कि उनको डिफाइन कर देना है और फिर उनके साथ जो 3 एग्जांपल्स हैं उनको आपने मेंशन कर देना है जैसे ही आपकी बुक में गिवन है। देन स्टूडेंट्स आपके पास बी पार्ट है, हाउ पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी आर रिलेटेड टू ईच अदर, गिव एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स हमने जब इसका कॉन्सेप्चुअल डिस्कस किया था तो हमने एक बार डिस्कस की थी कि आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आपने दोनों को डिफाइन कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो कोर डिफरेंस है दोनों के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो सब्सटेंस से रिलेटेड होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो एलोट्रोपी का फिनोमेना है वो एलिमेंट से रिलेटेड होता है। यानी कि स्टूडेंट्स जैसे आपके पास कार्बन एक एलिमेंट है तो अपनी 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म हमने पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस अपनी जब वो 2 फॉर्म्स में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंस है आपने इसको डिस्कस करना है कि ये इनके दरमियान मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है और उससे रिलेटेड आपने एग्जाम्पल्स मेंशन कर देनी है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाएगा। Then students moving forward आपके पास क्वेश्चन नंबर 6A है, define unit cells, what are unit cells dimensions, how the idea of crystal lattice is developed from the concept of unit cells। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि यूनिट सेल को डिफाइन कर देना है, उसकी डायमेंशंस बना देनी है, A B C, आपके पास जो एंगल है वो कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, अल्फा बीटा गैमा। देन स्टूडेंट्स आपके पास आइडिया ऑफ क्रिस्टल लैटिस आपके पास कैसे आता है, उसको आपने स्टूडेंट्स डायग्राम्स के थ्रू इलस्ट्रेट करना है। फिर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि 7 जो क्रिस्टल सिस्टम्स हमने 1 by 1 डिस्कस किए थे उनको डायग्राम के साथ आपने ड्रॉ करना है, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था इन द शेप ऑफ देयर यूनिट सेल्स। तो आपका ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स है वो जस्टिफाई हो जाएगा बोथ पार्ट A एंड पार्ट B। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट आर आयनिक सॉलिड्स, गिव देयर प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, sketch a model to justify that unit cell of NaCl has 4 formula units in it। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है covalent solids, give their properties, explain the structure of diamond। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने जितने भी सॉलिड्स पढ़े हैं उनकी टाइप्स पढ़ी हैं, आपने उनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, पहले उनको डिफाइन करना है, उनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, कौन सी फोर्सेस प्रिवेलेंट है उनके अंदर वो लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स आपने जो स्ट्रक्चर है उनसे रिलेटेड जो डोमिनेंट है या प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हमने जैसे NaCl का डिस्कस किया था आयनिक सॉलिड की केस में, स्टूडेंट्स आपने उसको मेंशन कर देना है। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो डायमंड का स्ट्रक्चर है उसको आप मेंशन कर देंगे, आपने उसमें ओवरलैप बताना है कि कौन सा होता है, FD इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, या मेंशन कर देंगे। देन स्टूडेंट्स आप चलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी आपने, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स उनको भी आपने ऐसे ही डिफाइन करना है और आपने बताना है कि कैसे आपके पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आयनिक क्रिस्टल से ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, तो स्टूडेंट्स आप इसको इसके डेफिनेशंस के साथ प्रॉपर्टीज़ और पर्टिकुलर जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे तो आपका जो ये क्वेश्चन है वो इक्वली जस्टिफिएबल हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8A है, गिव डिफरेंट थियरीज ऑफ अ मेटेलिक बॉन्ड, हाउ डज इलेक्ट्रॉन C theory justify the electrical conductivity, thermal conductivity, shining surfaces of metals। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि जितनी थियरीज ने मेटेलिक बॉन्ड को सपोर्ट किया था, क्या डिफाइन किया था, वो मेंशन कर देनी है। फिर आपने बताना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन C theory जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, थर्मल कंडक्टिविटी को जस्टिफाई कर रही होती है, और शाइनिंग सरफेस ऑफ मेटल यानी कि आपकी जो मेटल सरफेस है वो लस्ट्रस क्यों होती है। तो जो स्टूडेंट्स हमने रीजन पढ़ी थी आप उसी को जस्टिफाई करेंगे। देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करना है कि क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट क्या होती है और हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग होती है मेटल्स के अंदर वो कैसे एग्जिस्ट कर रही होती है। यानी कि आपने उसमें लेयर की फॉर्म में कि AB टाइप कौन एग्जिस्ट कर रहा होता है, ABC टाइप कौन एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो इक्वली जस्टिफिएबल हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स फ्रैक्चर इजीली बट मेटल्स आर डीफॉर्म्ड अंडर स्ट्रेस विदाउट फ्रैक्चरिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंस।
तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास आयंस में और मेटल्स में लेयर्ड अरेंजमेंट होती है। आयंस के अंदर आयंस ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड होते हैं और मेटल्स के अंदर जो मेटल आयंस होते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके पास लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम आयंस पे आयनिक क्रिस्टल्स पे फोर्स लगाते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास होता क्या है कि आपके पास जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं फ्रैक्चर कर जाते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेटल्स, यानी कि जो दूसरे आपके पास मेटल्स होते हैं वो फ्रैक्चर नहीं करते, वो डीफॉर्म हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स उसकी ये नेचर ये है, उसकी वजह ये है कि आपके पास जो आयंस होते हैं पर्टिकुलरली आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर वो स्टूडेंट्स आपके पास ऑपोजिटली चार्ज लेयर्स जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपल्स कर रही होती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपने उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब उन रिपल्जन्स की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि उन रिपल्जन्स की वजह से आपके पास जो आयनिक क्रिस्टल है वो इजीली फ्रैक्चर हो जाता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेटल्स, क्योंकि स्टूडेंट्स उसके अंदर रिपल्जन्स का फॉर्मूला उनके स्ट्रक्चर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता या इलेक्ट्रॉन पूल एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं मेटल सरफेस के ऊपर तो स्टूडेंट्स वो आपके पास डिफॉर्म हो जाता है, फ्रैक्चर नहीं होता। अब स्टूडेंट्स इसको आप डिस्कस कर सकते हैं, इनकी जो पर्टिकुलर डायग्राम्स हैं आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा जस्टिफिएबल हो। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन इन NaCl स्ट्रक्चर एंड सीसियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो सोडियम है, सोडियम आयन एंड सीसियम आयन, दोनों में स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस है, साइज का। स्टूडेंट्स आपके पास जो सोडियम आयन होता है या सोडियम केटायन होता है उसका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सीसियम जिसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास उसी हिसाब से स्टूडेंट्स क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है इसलिए जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है यानी कि वो आयंस जो कि इसको इमीडिएटली सराउंड कर रहे होते हैं, वो नेगेटिव आयन जो कि इमीडिएटली सोडियम को सराउंड कर रहे होते हैं सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स के अंदर, उनकी तादाद स्टूडेंट्स कम होती है एज कम्पेयर टू दैट इन सीसियम क्लोराइड, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास सीसियम को 8 क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो सराउंड कर रहे होते हैं एक, यानी कि उसका जो इमीडिएट आपके इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं सराउंडिंग के अंदर वो 8 क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम का साइज स्मॉल है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सीसियम। तो स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर डिफरेंस है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है ये जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, गिव एग्जांपल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड कोवलेंट मैक्रोमॉलिक्यूलर सॉलिड्स, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन वेदर ईच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सॉलिड विल डिसॉल्व इन वाटर और नॉट। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनमें आप सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं, सीसियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं या मैग्नीशियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास वाटर के अंदर सॉल्यूबल होंगे। देन स्टूडेंट्स आप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जाते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास पोलर और नॉन पोलर एग्जिस्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स आपके पास नॉन पोलर हैं वो आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जो है डिसॉल्व करेंगे, जो आपके पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वो आपके पास पोलर सरफेसेस के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास ड्राई आइस है तो वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होगी, बिल्कुल इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास आयोडीन नॉन पोलर है तो वो आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्यूबल होगा। देन स्टूडेंट आपके पास आते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड या कोवलेंट मैक्रोमॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो स्टूडेंट्स ये जो सॉलिड्स होते हैं आपके पास जिनको हम कोवलेंट सॉलिड्स कहते हैं, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जैसे डायमंड और ग्रेफाइट हो गया, तो स्टूडेंट्स ये इतने ज़्यादा नॉन पोलर होते हैं क्योंकि इनमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, ये अनरिएक्टिव या इनर्ट होते हैं, जिसकी वजह से ना तो किसी स्टूडेंट्स ये आपके पास पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं ना ही किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तो यूँ स्टूडेंट्स आप एग्जाम्पल्स मेंशन कर सकते हैं जिस तरह से मैंने डिस्कस किया। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कि कौन सी फोर्सेस किसके अंदर डोमिनेंट होगी जिसकी वजह से वो कौन से सॉल्वेंट के अंदर ईजिली सॉल्यूबल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजंस। सोडियम इज सॉफ्टर देन कॉपर बट बोथ आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। स्टूडेंट्स आपके पास जो सोडियम है उसके अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है वो ज़रा वीक होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कॉपर, जिसकी वजह से आपके पास जो सोडियम है वो सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कॉपर। तो स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह से भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि सोडियम अल्केलाई मेटल है जिसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि कॉपर आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी कि स्टूडेंट्स इसका जो वैलेंस शेल है वो d ऑर्बिटल्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी कि स्टूडेंट्स इट हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट 3d सबशेल, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादा कॉपर के अंदर चांसेस होते हैं ओवरलैपिंग के, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास जो कॉपर है वो ज़्यादा हार्ड होता है, जबकि आपके पास जो सोडियम है वो सॉफ्ट मेटल है। डीलोकेलाइज
लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास जो पॉजिटिव आयंस हैं वो ज़्यादा टाइटली जो है ना वो मेटेलिक बॉन्ड के अंदर या मेटेलिक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो इनका इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन गैस होता है। यानी कि स्टूडेंट्स डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ये दोनों ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आपके पास नंबर 2 है डायमंड इज हार्ड एंड एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो स्टूडेंट्स इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि sp3 ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास कि जो डायमंड है ये इंसुलेटर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। और ये हार्ड भी इस वजह से होता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत स्ट्रिक्टली होता है, स्ट्रिक्टली एग्जिस्ट कर रहा होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच कार्बन टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन कांट मूव फ्रीली, ऑल द एटम्स आर पैक्ड वेरी टाइटली, दैट्स व्हाई डायमंड इज हार्ड एंड एन इंसुलेटर। तो स्टूडेंट्स इसमें इसका स्ट्रक्चर आ गया, आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ भी कर सकते हैं, एंगल भी आप बता सकते हैं, कितना sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, किस तरह से एग्जिस्ट कर रही होती है, इसको भी आप आगे से आगे नेटवर्क की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 3 है सोडियम क्लोराइड एंड सीसियम क्लोराइड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो स्टूडेंट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्यों हैं? क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर्स एज डिस्कस्ड अर्लियर वो डिफरेंट हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है, डिफरेंट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन सराउंड कर रहे होते हैं सोडियम को और सीसियम को, तो स्टूडेंट्स आपके पास इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आपके पास इन सोडियम क्लोराइड ईच सोडियम ion will be surrounded by 6 chloride ions because of their radius ratio and they form face सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। वाइल स्टूडेंट्स आपके पास सीसियम क्लोराइड के अंदर जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोडियम। तो सो इन केस ऑफ सीसियम ग्रेटर क्लोराइड आयन सराउंड इट एज चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर चेंजेस द स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली रीजन। फिर देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है आयोडीन डिजॉल्व्स रेडिली इन टेट्राक्लोरोमीथेन। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास आयोडीन भी नॉन पोलर है, जैसे मैंने डिस्कस किया। आपके पास जो टेट्राक्लोरोमीथेन है ये भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो दोनों स्टूडेंट्स आपस में नॉन पोलर इंट्रैक्शंस के थ्रू जो है वो मिसिबल हो जाएंगे। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक, आयोडीन इज नॉन पोलर and it will readily dissolve carbon tetrachloride because it is also non-polar, while iodine will not be soluble in water because water is polar and iodine is not. देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड्स आर फार लेस देन दोज ऑफ लिक्विड्स। अब स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। स्टूडेंट्स जो आपके पास लिक्विड्स होती हैं उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी आपके पास सॉलिड्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास जो वेपर प्रेशर होता है सोडियम का इंटेंस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से वो ज़रा कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड्स, फार लेस देन दोज ऑफ लिक्विड्स। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है सॉलिड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ लिक्विड, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ changing of solid to that of vapors is far less, while liquids can change to vapors readily as compared to that of solids. So vapor pressure जो है वो ज़्यादा होता है as compared to that of solids। फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं amorphous solid like gas is also called as supercooled liquid, यानी कि स्टूडेंट्स हमने इसको भी डिस्कस किया कि आपके पास जो amorphous solid है ग्लास की तरह उसको हम supercooled liquid भी कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो amorphous solids होते हैं उनका ग्लास की तरह का रैंडम स्ट्रक्चर होता है such as that of liquid has this ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। जैसे लिक्विड का डिसऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूल्स आपके पास मोबाइल होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास ग्लास का स्ट्रक्चर होता है। जब स्टूडेंट्स आपके पास एमॉर्फस सॉलिड फ्रीज होता है और हार्ड होता है तो वो आपके पास जो है ना तकरीबन जो है वो लिक्विड की तरह ही स्ट्रक्चर दे रहा होता है, जिसकी वजह से उसको आप कहते हैं सुपर कूल लिक्विड। देन स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 7 है क्लीवेज ऑफ द क्रिस्टल इज इटसेल्फ एनआइसोटोपिक बिहेवियर, यानी कि जो क्लीवेज की प्रॉपर्टी क्रिस्टल्स के अंदर है उसको स्टूडेंट्स हम एनआइसोटोपिक बिहेवियर कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वो हर डायरेक्शन में डिफरेंट तरह से क्लीव करते हैं। एनआइसोटोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्रिस्टल विच डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। व्हेन वी ब्रेक अ क्रिस्टल इट ब्रेक्स अलोंग सम डेफिनेट प्लेन्स एंड क्लीवेज ऑफ द क्रिस्टल्स टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो स्टूडेंट्स ये भी आपके पास एनाइसोटोपिक है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट तरह से क्लीवेज हो रही होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास एनाइसोटोपिक बिहेवियर है। देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। द क्रिस्टल्स शोइंग आइसोमॉर्फिज्म मोस्टली हैव द सेम एटॉमिक रेशियो। तो स्टूडेंट्स वो क्रिस्टल्स जो आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं उनकी जो एटॉमिक रेशियोज होती हैं वो सिमिलर होती हैं। स्टूडेंट्स इसको हमने कंसेप्चुअल में भी डिस्कस किया था। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम नाइट्रेट आ जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट आ जाता है, दोनों की ज्योमेट्री इसलिए सेम है क्योंकि स्टूडेंट्स दोनों के अंदर जो एटॉमिक रेशियो है वो 1:1:3 की है, यानी कि दोनों की जो एटॉमिक रेशियोज हैं आपके पास सेम है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास आइसोमॉर्फिज्म वो प्रॉपर्टी है क्रिस्टल्स की जिसमें आपके पास 2 या उससे ज्यादा क्रिस्टल्स सेम ज्योमेट्री पोजेस कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास स्टूडेंट्स द ट्रांजिशन टेम्परेचर इज शोन बाय एलिमेंट्स हैविंग एलोट्रोपिक फॉर्म्स एंड बाय द कंपाउंड शोइंग
पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्टूडेंट्स एलोट्रोपी और पॉलीमॉर्फिज्म के दरमियान तो जो डिफरेंस है वो आपको होपफुली समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स वही आपके पास ट्रांजिशन टेम्परेचर का जो फिनोमेना है वो एग्जिबिट कर रहे होते हैं। एंड एलिमेंट एंड कंपाउंड हैविंग मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी एंड पॉलीमॉर्फिज्म रिस्पेक्टिवली। ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्या होता है कि एक फॉर्म आपके पास दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। सो ज्योमेट्री भी इस पॉइंट पे चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास एलोट्रोपी और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों फिनोमेना के अंदर आपके पास ट्रांजिशन का जो फॉर्मूला, ट्रांजिशन टेम्परेचर का जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं नंबर 10 की तरफ। वन ऑफ द यूनिवर्सल एंगल्स ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल इज 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमने इसको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि इन हेक्सागोनल वन ऑफ द एंगल जो कि इनसाइड होता है वो आपके पास 120 डिग्री का होता है, और ये एंगल ए और बी के दरमियान होता है, यानी कि साइड ए और बी के दरमियान होता है, और बाकी दो एंगल्स होते हैं आपके पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर वो 90 डिग्री के होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 11 है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्यों स्टूडेंट्स, आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है आयंस की और इलेक्ट्रॉन्स की वो ज़्यादा होने लग जाती है। अब स्टूडेंट्स उसकी वजह से क्या होता है कि टू एंड फ्रो मोशन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है आयंस का और इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। जब स्टूडेंट्स आपके पास हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस क्रिएट होने लग जाती है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से, इंक्रीज इन वाइब्रेटरी मोशन की वजह से, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास जो केटायंस हैं वो हिंडर करते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, जिसकी वजह से आपके पास बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर आपके पास जो कंडक्टिविटी है मेटल्स की वो कम हो जाती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास 12 है, इन द क्लोजेस्ट पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ मेटल्स ओनली 74% स्पेस इज ऑक्यूपाइड। बाकी जो स्टूडेंट्स आपके पास जो स्पेस होती है वो आपके पास ऑक्यूपाइड नहीं होती या एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोजेस्ट पैकिंग 12 होती है विच इज मैक्सिमम व्हेन एटम्स अरेंज देमसेल्फ ड्यू टू देयर स्फेरिकल शेप ऑफ एटम्स। कुछ आपके पास वॉइड्स या इंटरस्टिसेस रह जाते हैं इन वैकेंट स्पेसेस को स्टूडेंट्स अगर आप देखा जाए तो ये कभी भी फिल नहीं हो सकते, और आपके पास जो 26% ऑफ स्पेस होती है वो एम्प्टी रह जाती है, ओनली 74% इज ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स नंबर 13 पार्ट आता है कि आयनिक क्रिस्टल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पास अपनी आयनिक स्टेट में जब आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं यानी कि इन द फॉर्म ऑफ आयंस होते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, या जब स्टूडेंट्स आपके पास सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं कि आयनिक क्रिस्टल्स हाईली ब्रिटल होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को भी आप अपनी बुक में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जहाँ पे हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी आपने वही पोर्शन लिख देना है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 15 है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडिंग द नेगेटिव आयन इन द आयनिक क्रिस्टल लेटेस्ट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द टू आयंस। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडिंग द नेगेटिव आयन इन द आयनिक क्रिस्टल लेटेस्ट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर इफ द साइज ऑफ सेंट्रल आयन इज ग्रेटर देन द ग्रेटर नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज। अगर स्टूडेंट्स आपके पास साइज आपके पॉजिटिव आयन का ज्यादा होगा तो स्टूडेंट्स ज्यादा जो नेगेटिव आयंस होंगे वो उसको सराउंड करेंगे, अगर उसका साइज छोटा होगा तो कम नेगेटिव आयंस उसको सराउंड करेंगे। ये तो स्टूडेंट्स आपके लिए हो गया ऑब्वियस। इसमें स्टूडेंट्स आप एग्जांपल दे सकते हैं सोडियम की, कि सोडियम का क्योंकि साइज छोटा है तो उसको सिर्फ 6 क्लोराइड आयंस जो है ना वो सराउंड कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास सीसियम है, सीसियम का साइज बड़ा है तो उसके इर्द गिर्द आपके पास 8 यानी कि 8 क्लोराइड आयंस उसको सराउंड कर रहे होते हैं क्योंकि उसका साइज बड़ा है, यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको लिक्विड्स और सॉलिड के पोर्शन की एक्सरसाइज और एक एक मेरा बताया हुआ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर Imsha sir signing off from tutoria.pk. Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then take care. Allah Hafiz.